गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में सब कुछ चेंज कर रहा है। तालिबान अफ़गानिस्तान की राजधानी भी चेंज करने का प्रयास कर रहा है। अब हो सकता है अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल के जगह कंधार हो। साथ ही साथ तालिबान अफ़गानिस्तान का नाम चेंज कर दिया। तालिबान अफ़गानिस्तान का झंडा भी चेंज कर रहा है। तो इसलिए ये जो लोग हैं, जलालाबाद के लोग हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि आपको जो चेंज करना है कीजिए, लेकिन आपका जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उस झंडा को हम आपको चेंज करने नहीं देंगे। और इसी को लेकर के जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ ये लोग एकत्रित हुए, कलेक्ट हुए। बदले में तालिबान ने भी गोलियां चलाई और 3 लोग इसमें मारे भी गए। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोग किसी भी सूरत में अफगानिस्तान का झंडा चेंज नहीं होते हुए देखना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को दी एनडीए परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त। तो पिछले वर्ष हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन दे दिया। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दिया। पहले टेम्पोररी कमीशन दिया गया था महिलाओं को, अब महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दिया गया। ये पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किया गया था। अब क्या हुआ है कि एनडीए की जो परीक्षा होती है, जो सेना में नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा होती है और जहां से जाकर के लोग सेना में बड़े बड़े अफसर पद पे जाते हैं, उसकी भर्ती की परीक्षा में लड़कियों को शामिल होने की इजाज़त दिया गया। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है और इसी को लेकर के एक एडिटोरियल भी नीचे दिया हुआ है। सीबीआई को लेकर के 2-3 न्यूज़ है, मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा सीबीआई को लेकर के, लेकिन इस न्यूज़ में आप ये बेसिकली समझ लो कि कौन सा राज्य सीबीआई जांच की देगा इजाज़त जहां उसके मंत्री आरोपित हों। तो यहाँ पे कहना है, कोर्ट का कहना है, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अगर किसी राज्य में, और ये इशू क्रिएट हुआ है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो हैं सीबीआई शिकंजे में है, वो गृह मंत्री की जांच हो रही है भ्रष्टाचार की। अनिल देशमुख नाम के उनके गृह मंत्री थे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी राज्य में सीबीआई जाती है और सीबीआई अगर जाती किसी राज्य में जांच करने के लिए, तो सीबीआई का जो ध्येय होता है जांच करने से पहले उस राज्य से सहमति लेना होता है कि हम आपके यहाँ जांच कर सकते हैं या नहीं। तो कोई भी राज्य में जहाँ के मंत्री जहाँ पे आरोपित हो, क्या उस राज्य के राज्य सरकार उस सीबीआई को अनुमति देगा कि आप हमारे यहाँ आके जांच कीजिएगा? तो इस तरह का तो अनुमति नहीं देगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी राज्य के मंत्री खुद आरोपित हो तो वैसे कंडीशन में राज्य सरकार सीबीआई को अनुमति नहीं देगी कि आप हमारे यहाँ आके जांच कीजिएगा। देखो 2 बातें याद रख लेना। एक तो ये याद रख लेना कि सीबीआई जो किसी भी राज्य में जांच करती है, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार सीबीआई से रिक्वेस्ट करता है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के रिक्वेस्ट के बाद सीबीआई किसी भी स्टेट में जाती है जांच करने के लिए, तो उस राज्य से उसे सहमति लेना पड़ता है। वो राज्य सरकार अगर सहमति देगी तभी सीबीआई वहाँ पे जांच कर सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को किसी जांच के लिए कहता है, तो किसी भी राज्य में जाकर के वो जांच कर सकती है, उस राज्य से उसे सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार सीबीआई को बोलती है कि किसी पर्टिकुलर राज्य में जाकर के आप जांच कीजिए, मसलन आप ले लो एक एग्जांपल कि बिहार में बोलती है केंद्र सरकार कि आप जाकर के पर्टिकुलरली जांच कीजिए सीबीआई को, तो सीबीआई को बिहार सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया है कि जनरल कंसेंट दे दिया, सामान्य सहमति, हिंदी में बोलते हैं इसे सामान्य सहमति, अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल कंसेंट, सामान्य सहमति। यानी आप हमारे यहाँ आकर जांच कीजिए, आपको प्रत्येक बार जो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको जनरल कंसेंट देते हैं, सामान्य सहमति देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी इच्छा होगी आप जांच कीजिएगा, हम आपको कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, हमसे हमेशा परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सामान्य सहमति, जनरल कंसेंट। अब देखो होता क्या है कि जैसे केंद्र सरकार में जो सत्ता है, जिस पार्टी की सत्ता है, मसलन बीजेपी की सत्ता है केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार जो है कि जस्ट अपोजिट सत्ता है आपको केरल में, केंद्र सरकार की जस्ट अपोजिट सत्ता है आपको बंगाल में,
तो वैसे कंडीशन में ये राज्य जो है, बंगाल जैसे राज्य जो है, इन्होंने जनरल कंसेंट वापस ले लिया। बिहार ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दिया है, यानी बिहार में अगर सीबीआई कोई जांच करेगी तो इसे अब राज्य सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व सहमति दे दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल जाकर के कोई जांच करेगी या महाराष्ट्र जाकर के कोई जांच करेगी तो उसे राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा, क्योंकि ये राज्य जो सामान्य सहमति पहले दिए हुए थे, इन्होंने सामान्य सहमति वापस ले लिया। तो इसी को लेकर के डिस्प्यूट है और इस पर पहले काफ़ी एडिटोरियल आता था इसको लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि जनरल कंसेंट का यानी सामान्य सहमति का क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आया होगा। सीबीआई के से रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए 9 नामों की सिफारिश, जिसमें 3 महिलाएं। कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम नामों की सिफारिश करता है। कॉलेजियम जो है में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो 4 वरिष्ठ जज होते हैं ये शामिल होते हैं। तो 5 जजों का जो बेंच होता है वो कॉलेजियम होता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शामिल होते हैं। और ये पांचों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को जो है न्यायाधीश होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। तो 9 नामों की सिफारिश किया गया, जिसमें 3 महिलाएं हैं। देखो यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए आप ये याद रख लेना कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया है आपको नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया है। वहाँ पे एक ड्रोन दिखाया गया है और ड्रोन किस तरह से भारत की सुरक्षा के लिए सकारात्मक रूप से काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। वनडे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। देखो ये इंटरेस्टिंग है, यहीं पे मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। चुनाव आयोग और कैग की तरह स्वायत्त हो सीबीआई। चुनाव आयोग और कैग क्या है? तो चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। कैग CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों है आपको संवैधानिक संस्था। सीबीआई क्या है? सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। तो यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट का कहना है, तो यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणी किए हैं कि किस तरह से सीबीआई को स्वायत्त होना चाहिए और कुछ उन्होंने सरकार को निर्देश दिए हैं। ये निर्देश आप लोग जरूर देख लेना। यहाँ पे पूरा निर्देश दिया हुआ, इस यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो पूरा निर्देश दिया हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीबीआई को लेकर के पहले कौन कौन से समिति ने निर्देश दिए हैं और उसी का कुछ यहाँ पे पार्ट दिखा गया है। कुछ इसी तरह का निर्देश अभी हाईकोर्ट ने भी दिया है, इसको भी ज़रूर नोट कर ले। मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई के सुधार के लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं उसको ज़रूर आप लोग देख लें, उसको नोट कर सकते हैं। सीबीआई का जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें जा कर के उसको समाहित कर लें। अब देखो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा पहले ये जान लो कि सीबीआई जो है कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीबीआई ना तो एक संवैधानिक संस्था है ना ही सांविधिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मतलब होता है कि संविधान में जिसका जिक्र हो, जैसे कैग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया। और सांविधिक संस्था होता है जिसका संसद के किसी एक्ट के माध्यम से निर्माण हो, जैसे एनजीटी हो गया, जैसे सीपीसीबी हो गया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया। तो ये सब सांविधिक संस्था है। लेकिन ना तो सीबीआई संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। ना तो संसद के किसी एक्ट के माध्यम से सीबीआई का निर्माण किया गया है और ना ही संविधान में इसका कहीं उपबंध है। तो सीबीआई को शक्ति कहाँ से मिलता है? तो सीबीआई को दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से शक्ति मिलती है। इस एक्ट के माध्यम से सीबीआई को शक्ति मिलती है ताकि सीबीआई इसकी जांच कर सके, किसी राज्य में किसी भी मैटर की जांच कर सकते हैं। इसकी शक्ति देती है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था और भारत के रक्षा संबंधी गंभीर अपराध हो गया, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार हो गया, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन, सामाजिक अपराध, ये सारी चीज़ों को लेकर के सीबीआई की स्थापना किया गया था। सीबीआई इंटरपोल के सहयोगी के रूप में काम करती है। अगर इंटरपोल को कोई इन्फॉर्मेशन इंडिया में चाहिए तो वो सीबीआई से प्राप्त करेगा और सीबीआई को कोई
इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इंटरपोल से प्राप्त करेगा। तो अब तो ये बेसिक हो गया। अब देखो यहाँ पे जो सुझाव दिया गया था, सबसे पहला सुझाव दिया गया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था और इसने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि सीबीआई के लिए एक स्पेशल कानून होना चाहिए। सीबीआई को एक सांविधिक संगठन आप बनाइए। सीबीआई जो है अभी दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से शक्ति प्राप्त करती है, ऐसा मत कीजिए। सीबीआई के लिए एक अलग से कानून बना दीजिए। सीबीआई उस पर्टिकुलर कानून के आधार पे काम करने का कोशिश करेगी या उस पर्टिकुलर कानून के आधार पे चलेगी। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो सीबीआई को एक सांविधिक संगठन बना दीजिए, सीबीआई को एक लीगल बॉडी बना दीजिए, सीबीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये कहना था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का। केंद्रीय खुफिया एवं अन्वेषण ब्यूरो विभाग अधिनियम के तहत एक अलग अधिनियम बनाया जाए जो दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से स्थानांतरित किया जाए। मतलब इन्होंने कहा था कि केंद्रीय खुफिया एवं अन्वेषण ब्यूरो अधिनियम लाइए जो सीबीआई के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड कानून हो। अब सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। जब सरकार के पास सीबीआई में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति होगी, तब सीबीआई स्वायत्त नहीं होगी। सीबीआई को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है। क्यों तोता है? क्योंकि सरकार के पास शक्ति होती है कि सीबीआई में अपने पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, वे स्थानांतरण कर सकते हैं, इसलिए सीबीआई सरकार के अनुसार चलती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति केंद्र सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। एक विधान के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग के प्राप्त वैधानिक सदृश शक्तियां सीबीआई को भी प्रदान किया जाए। मतलब जो कैग को शक्ति है, जो निर्वाचन आयोग को जिस तरह से स्वायत्त शक्ति है, उसी तरह से स्वायत्त शक्ति कुछ सीबीआई को देना चाहिए। साथ ही सीबीआई के जो है मानव संसाधन को सशक्त करना चाहिए। अब संरचनात्मक सुधार बेहतर करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। ये सारे के सारे काम करने होंगे 4-5 पॉइंट में मैंने आपको बताया। और इसी तरह का कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, इसी तरह का कुछ रिकमेंडेशन आपको मद्रास हाई कोर्ट ने दिया हुआ, इसको आप लोग जरूर देख लें। देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम वगैरह में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता दिवस पे पीएम मोदी का भाषण ऐतिहासिक, और ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो पहला तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये जानो कि ब्रिटेन के राजनेता हैं जिसका नाम है आलोक शर्मा। ब्रिटेन के राजनेता है जिसका नाम है आलोक शर्मा, और आलोक शर्मा जो है जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र की जो सम्मेलन होने वाला है, जिसको COP 26 बोलते हैं, COP 26 26वां सम्मेलन जो है, इसकी अध्यक्षता करेंगे और ये ब्रिटेन में आयोजित होगा। तो ये ब्रिटेन के बेसिकली हैं, COP 26 की ये अध्यक्षता करेंगे आलोक शर्मा। डायरेक्टली नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि COP 21 जो हुआ था, COP 21 जो हुआ था, वो पेरिस में हुआ था, 2015 में हुआ था। ये COP 21 किसका? UNFCCC का, UNFCCC। कई बार मैंने सोचा है कि संगठन पे एक अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिला कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में जानना। जब आप इसके बारे में जानोगे कि किस तरह से ये फंक्शन करता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस संगठन की स्थापना 1992 में 1992 में रियो कन्वेंशन या पृथ्वी कन्वेंशन या अर्थ समिट के दौरान हुआ था। ये जो संस्था है UNFCCC, ये संस्था सिर्फ एक काम करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम करना, उसी के लिए काम करता है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। इस संगठन का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये पूरा संस्था का नाम है। इतना हो गया। अब देखो इसका जो 21वीं मीटिंग हुई थी COP 21, वो 21वीं मीटिंग हुई थी आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसे पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2020 से, यानी 5 वर्ष के बाद, देखो 2015 में ये समझौता हुआ था, पेरिस समझौता COP 21 में। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2020 से, यानी 2020 से विकसित देश जो है विकासशील देशों को $100 अरब की वित्तीय राशि की मदद करेंगे प्रति वर्ष।
क्यों करेंगे? क्योंकि विकसित देश ने कार्बन इमिशन पर्याप्त किया है। जलवायु परिवर्तन की जो वर्तमान में समस्या है उसको क्रिएट करने में सबसे अधिक भूमिका है विकसित देशों की, क्योंकि औद्योगिक काल से ये लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, कार्बन इमिशन को सबसे अधिक ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अभी हर्जाना भी इन्हीं देशों को देना होगा, और ये दोष कितना देंगे हर्जाना? $100 बिलियन की मदद करेंगे विकासशील देशों को, ताकि वो अपने यहाँ कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कार्य कर सकें। तो इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। यहाँ पे जब देखोगे, ये पढ़ोगे आप कि इस तरह का कुछ प्रोविज़न जो है विकसित देशों में सहमति बन गई है कि वो विकासशील देशों को $100 बिलियन देंगे पर्यावरण नियंत्रण करने के लिए, या जलवायु नियंत्रण करने के लिए, या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। देखो ये पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब यूएनएफसीसी का आपको डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यूएनएफसीसी समिट जो पहली समिट हुई थी 1994 में हुई थी, उस समिट में क्या कहा गया था? उसके बाद इसका बाली कन्वेंशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है यूएनएफसीसी का बाली कन्वेंशन। यूएनएफसीसी के 4-5 कन्वेंशन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसमें 2007 में एक बाली कन्वेंशन हुआ था, 2015 में जो है पेरिस कन्वेंशन हुआ था। ये सब कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके एनवायरनमेंट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछती है। राजनाथ सिंह करेंगे आज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का आगाज। वन डे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत को वैश्विक ज्ञान के केंद्र में बदल देगी नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति जो है वो भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में बदल देगी। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं, अधिक इम्पोर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या क्या प्रोविज़न था। बाकी इसको ज़रूर पढ़ लेना। देखो, कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे आज आपको समझना होगा कि पाकिस्तान फिलहाल खुश हो रहा है, और पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें आपको ये समझना होगा कि एक तो तालिबान पाकिस्तान है और एक तालिबान अफ़गानिस्तान है। अफ़गान तालिबान है और पाकिस्तान तालिबान है, दोनों तालिबान एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो तालिबान, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान है, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। आज तालिबान पे मैं एक एडिटोरियल बना रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं डिटेल से डिस्कस कर दूँगा। लेकिन आप इस बात को यहाँ पे समझें कि पाकिस्तान जो है अफ़गान तालिबान के लिए बहुत खुश होता है। पाकिस्तान है, इस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है, पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि अफ़गान तालिबान ने तालिबान पे कब्जा कर लिया, अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया अफ़गान तालिबान ने। लेकिन वहीं ये जो टीटीपी है, टीटीपी, जिसे दूसरे शब्दों में आपको पाकिस्तान तालिबान या तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान ये कहा जाता है। इसे पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, और इसमें जो है बहुत सारे इसके जो है बहुत सारे लड़ाकू जो थे, या इसके बहुत सारे जो टेररिस्ट थे, जिसे पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ सबसे खतरे वाले व्यक्ति को सूची में रखा हुआ। इसके लोगों को पाकिस्तान अपने यहाँ टेररिस्ट मानता है। तो यहीं पे गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म आता है। भारत जो बोलता है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म आप अंतर करते हैं। गुड टेररिज्म क्या है? पाकिस्तान के लिए गुड टेररिज्म है अफ़गान तालिबान, और पाकिस्तान के लिए बैड टेररिज्म है पाकिस्तान तालिबान। टीटीपी जो है पाकिस्तान के लिए बैड टेररिज्म है, क्योंकि ये पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने का काम करता है। लेकिन अफ़गान तालिबान और भारत में जो आतंकवादी घटना होता है वो पाकिस्तान के लिए गुड टेररिज्म है। तो यही भारत बोलता है कि आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में फ़र्क करना बंद करें। अब देखो इशू क्या हो रहा है। इशू ये हो रहा है कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान में कब्जा किया, लेकिन दूसरी तरफ जो है तालिबान ने क्या किया कि जेल में 1000 आतंकवादी जेल से छोड़ दिया। अफगानिस्तान के जेल को ब्रेक करके उन्होंने 1000 आतंकवादी छोड़ दिया, और ये आतंकवादी जुड़े हुए थे टीटीपी से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। यानी ये 1000 आतंकवादी अब पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधि बढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के आने वाले समय में काफ़ी खतरा होने वाला है, क्योंकि तालिबान मेहरबान है टीटीपी पे, तालिबान अफगानिस्तान तालिबान मेहरबान है टीटीपी पे,
पाकिस्तान तालिबान पे वो मेहरबान है, और कई सारे आतंकवादी जो टीटीपी के थे उसे अफगान तालिबान ने जेल से छोड़ दिया। तो अब ये पुनः पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को फैलाने का काम करेंगे। देखो यहाँ पे इसको काफ़ी पॉइंट है, यहाँ पे 75 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित अफगानिस्तान में खनिज तत्व मौजूद है। मतलब एक 75 लाख करोड़ रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इतना का लगभग अफगानिस्तान में जो है खनिज तत्व मौजूद है सॉरी। तो अफगानिस्तान क्या है कि खनिज तत्व को लेकर के काफ़ी इनरिच है, इसलिए अफगानिस्तान की भूमिका। तो इसको जरूर पढ़ें, आपको ये आपको जो है पॉइंट देगा, क्या पॉइंट देगा कि भारत के लिए अफगानिस्तान की महत्ता क्यों है। तो कुछ पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपके साथ क्लियर होगा, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो है 75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो है खनिज तत्व मौजूद हैं। दूसरा तीसरा जो है कनेक्टिविटी इशू है, कनेक्टिविटी के लिए भी हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत है। मध्य एशिया तक हमें जाने के लिए अफगानिस्तान की ज़रूरत है। तो कई सारे पॉइंट देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप लोग देखें। अफगानिस्तान से लोगों की निकासी में बाधा नहीं बनेगा तालिबान, तो एक बार इसको देख सकते हैं। देखो लगातार मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त 2021 को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण था उसको लेकर के प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एडिटोरियल आता है। परसों एडिटोरियल आया था, परसों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कुपोषण की समस्या को किस तरह समाधान करना है। कल जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमें एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है, और आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि 1947 14 अगस्त 1947 को जो विभाजन की त्रासदी हुई थी, लाखों लोग जो मारे गए थे, इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाएंगे। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाए देंगे ताकि उस दिन लोगों को याद रहे कि किस तरह से दंगा की कंडीशन हुआ था, क्यों लाखों लोग मारे गए थे विभाजन की त्रासदी को लेकर के। तो उसी डे को 14 अगस्त को विभाजन रिमेम्बरेंस डे कह सकते हो मनाएगी भारत सरकार। इसी को लेकर के यहाँ पे एडिटोरियल दिया हुआ, पढ़ ले, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं इसको। देखो लैंगिक समानता को लेकर के जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेटमेंट दिया उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। फर्स्ट पेज पे हमने बताया कि एनडीए के एग्जाम में महिलाओं को या बच्चियों को, लड़कियों को शामिल होने की इजाज़त दिया गया है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। तालिबान की वापसी ने बढ़ाई भारत की चिंता। अब यहाँ पे ये मैं डिटेल से एनालिसिस कर देता हूँ ये एडिटोरियल। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि भारत किस तरह से आतंकवादी गतिविधि में अब शामिल हो सकता है या आतंकवादी से पीड़ित किस तरह से हो सकता है। तो तालिबान की शुरुआत किसने किया था? पाकिस्तान का जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी, जिस तरह से भारत का रॉ है उसी तरह से पाकिस्तान का आईएसआई है। आईएसआई को पैसा दिया किसने? अमेरिका ने दिया था। आईएसआई को पैसा किसने दिया था? सऊदी अरब ने दिया था। और इन्होंने क्या किया कि अपने मदरसों में अफ़गानिस्तान के बच्चों को जो है भड़काना शुरू किया था, और भड़का के इन्होंने तालिबान क्रिएट किया। मतलब अपने मदरसों में अफ़गानिस्तान बच्चों को भड़का के उसका ब्रेन वॉश करके इन्होंने तालिबान क्रिएट किया पाकिस्तान ने। लेकिन इसके लिए पैसा किसने दिया था? इसके लिए पैसा दिया था अमेरिका ने सॉरी, और इसके लिए पैसा दिया था सऊदी अरब ने। रीज़न क्या था कि तालिबान में सऊदी अरब का प्रभुत्व बढ़ रहा था। सऊदी अरब की सेना थी अफ़गानिस्तान में, और सऊदी अरब की सेना को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए ज़रूरी था। रशिया की सेना थी रशिया की सेना थी आपको अफ़गानिस्तान में। रशिया की सेना कहाँ थी? अफ़गानिस्तान में। और रशिया और यूएसए का शीत युद्ध चल रहा था। यूएसए डायरेक्टली रशिया से नहीं भिड़ सकता था, डायरेक्टली रशिया से नहीं लड़ सकता था, और रशिया की सेना कहाँ थी? अफ़गानिस्तान में थी। तो ऐसे कंडीशन में रशिया की सेना को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए अमेरिका ने और सऊदी अरब ने पैसा दिया। किसको? पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान अपने यहाँ मदरसा के तंत्र को मजबूत किया। कई सारे मदरसा के निर्माण 1980 के दशक में पाकिस्तान में हुआ था, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब पैसा दे रहा था पाकिस्तान को। और यहाँ पे इन्होंने अफ़गानिस्तानी बच्चों के दिमाग को ब्रेन वॉश करके इन्होंने तालिबान क्रिएट किया था 1980 के दशक में। और इसका एक ही मकसद था कि अफ़गानिस्तान से रशिया के सैनिक को वापस निकालना, और निश्चित तौर पे ये लोग कामयाब हुए। 1990 के दशक में
सोवियत सेना के विरुद्ध 1990 तक जो है 1988-89 में जो है रशिया की सेना अफगानिस्तान छोड़ के चली गए। तो एक तरह से ये लोग फतेह हासिल किए थे, तालिबान जो बनाया था इन्होंने एक तरह से जीत हासिल किया था। अब देखो 1989 या 1988 से लेकर के 90 के बीच में भारत में आतंकवाद की घटना नहीं होती थी, लेकिन भारत में आतंकवाद की घटना की शुरुआत अगर आप देखोगे तो 1989, 88 या 90 से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो तालिबानी लड़ाके थे, ये जो अफगानिस्तान के बच्चे थे जो जिसको ब्रेन वॉश करके तालिबान बनाया गया, इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान से तो भगा दिया रशियन सैनिक को अफगानिस्तान से भगा दिया। अब यही एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान सोच रहा था इंडिया में करने के लिए। पाकिस्तान सोच रहा था कि यही एक्सपेरिमेंट अब इंडिया में किया जाए। जिस तरह से हम अफगानिस्तान से रशिया के सैनिक को भगा चुके हैं, वही एक्सपेरिमेंट कुछ इंडिया में किया जाए। और हम एक काम करते हैं कि इसी तरह का एक्सपेरिमेंट इंडिया में करते हैं कि जम्मू कश्मीर से या कश्मीर से इंडिया के सैनिक को हम भगा दें, इसी तरह का हम काम करें। तो इन्होंने क्या किया कि जो आतंकवादी को इन्होंने क्रिएट किया था अफगानिस्तान से सोवियत संघ के यानी रूस के सैनिक को बाहर भगाने के लिए, उसी का यूज इन्होंने किया है आपको जम्मू कश्मीर में यूज किया। और इसी समय से आतंकवादी घटना शुरू हुई थी। 1989 90 के दशक से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटना शुरू हुई थी। हालांकि पाकिस्तान इसमें सफल नहीं रहा। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए यूज किया, तालिबान को यूज किया। अपने यहाँ मदरसों में उन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश किया, पाकिस्तानी लोगों को भी उन्होंने ब्रेन वॉश किया और आतंकवादी बनाया और उसे भेजा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। हालांकि अंतिम रूप से पाकिस्तान सफल नहीं रहा। अब देखो ये एडिटोरियल पर मैं लौटता हूँ। एडिटोरियल में जो पॉइंट दिया हुआ है कि वर्तमान की क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या ये है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया, जबकि अमेरिका का जो कट ऑफ डेट था, अमेरिका ने कहा था कि पहले तो अमेरिका ने कहा था कि हम 11 सितंबर तक बाहर निकलेंगे। पहले अमेरिका का 11 सितंबर का कट ऑफ डेट था दोहा एग्रीमेंट के टाइम में। 11 सितंबर क्यों था? क्योंकि 11 सितंबर को ही आतंकवादी घटना होती है 2001 में अमेरिका पे। तो 2001 में जो 11 सितंबर को आतंकवादी घटना होती है, 9 सितंबर की बात कर रहा हूँ, 9/11 की बात कर रहा हूँ, सॉरी नहीं ठीक है, 11 सितंबर 11 सितंबर 9/11। अमेरिका में इसको उल्टा बोला जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ ये घटना अगर होती 11 सितंबर को, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते 11/9 बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में इसको उल्टा बोला जाता है, इसको 9/11 बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये होता है, ये अमेरिका के लिए डेट होता है और ये मंथ होता है। तो अमेरिका में ये उल्टा बोला जाता है। चलो कोई इशू नहीं है, पॉइंट पे लौटते हैं। पॉइंट क्या था कि अमेरिका ने दोहा एग्रीमेंट जो किया तालिबान के साथ, उस दोहा एग्रीमेंट ने अमेरिका ने कट ऑफ डेट दिया था कि 11 सितंबर को हम अफगानिस्तान से अपनी सेना का विड्रॉल कर लेंगे। 11 सितंबर डेट क्यों दिया गया था? क्योंकि 2001 में इसी दिन आतंकवादी घटना हुई थी अमेरिका में। अब देखो इसके 20वीं वर्षगांठ यानी 2021 में अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे, ये अमेरिका ने कहा था दोहा एग्रीमेंट में। बाद में अमेरिका ने अपने कट ऑफ डेट को चेंज किया। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करेंगे, हम 11 सितंबर से पहले 31 अगस्त 2021 तक ही अफगानिस्तान छोड़ देंगे। लेकिन उससे 15 दिन पहले ही काबुल पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब देखो इसका क्या रीज़न है। सबसे पहले दो तीन रीज़न मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो रीज़न है कि अमेरिका का तालिबान से डायरेक्ट वार्ता और अफगानिस्तान की सरकार को शामिल नहीं करना उस वार्ता में। अमेरिका को चाहिए था कि वो अफगानिस्तान सरकार को सामने लाए, अफगानिस्तान सरकार को बोले कि एक काम कीजिए, आप तालिबान से वार्ता कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये अमेरिका को करना चाहिए था, लेकिन यूएसए ने ऐसा नहीं किया, अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो अमेरिका जब अफगानिस्तान सरकार की भूमिका को सीमित कर रहा है, अफगानिस्तान सरकार को ही भाव नहीं दे रहा है, तो वैसे कंडीशन में अफगानिस्तान के लोग क्यों अफगानिस्तान सरकार को भाव देंगे? राइट। अफगानिस्तान सरकार को जब अमेरिका ही इज्जत नहीं कर रहा है तो अफगानिस्तान के लोग कैसे इज्जत करेंगे?
अमेरिका इज्जत किसकी कर रहा है? तालिबान की इज्जत कर रहा है, क्योंकि तालिबान के साथ इन्होंने डायरेक्ट वार्ता करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ये इन्वॉल्व नहीं किया, जिसके कारण लोगों में ये परसेप्शन बनी, अफगानिस्तान के लोगों में, कि सरकार जो है, अफगानिस्तान सरकार, वो कमज़ोर हो रही है। अब देखो, पाकिस्तान को साइड लाइन करना, पहले क्या होता था कि जब तालिबान के साथ वार्ता करना होता था तो पाकिस्तान का एक शहर है क्वेटा, क्वेटा में वार्ता करते थे ये लोग। तालिबान बैठता था, पाकिस्तान बैठता था, और ये दोनों वार्ता करते थे, और पाकिस्तान के पीछे होता था यूएसए। लेकिन अभी यूएसए ने पाकिस्तान की भूमिका को सीमित कर दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लगातार बोल रहे हैं कि यूएसए के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वो अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल तक नहीं किए हैं। तो पाकिस्तान की भूमिका को साइडलाइन करना, और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का प्रत्यक्ष प्रभाव है तालिबान पे। तालिबान में जितने अभी लड़ाके हैं वर्तमान में, 10,000 से ज़्यादा, 75,000 जो है अभी तालिबान के लड़ाके हैं, तालिबान के आतंकवादी हैं जिन्होंने कब्जा किया है। इसमें 10,000 से अधिक पाकिस्तान के आतंकवादी शामिल हैं, राइट। तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ से आतंकवादी भेजा तालिबान को समर्थन करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि तालिबान की सोच, तालिबान का जो दृष्टिकोण है, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो गरीब लोग हैं उस सोच से इत्तेफाक रखते हैं, उस सोच से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और यही कारण है कि तालिबान स्ट्रांग हुआ। अब देखो, अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान को खुद लड़ना होगा, अगर आपको सशक्त बनना है आपको खुद लड़ना होगा, किसी दूसरे के भरोसे हम नहीं रहे। अमेरिका ने कहा है कि हम 20 साल के बाद, अगर 20 साल और रुकते, 2040 तक रुकते, और 20 साल के बाद हम अफगानिस्तान से निकलते, तो भी यही कंडीशन होने वाली थी। ये अमेरिका ने कहा, और कुछ हद तक मुझे भी सही भी लग रहा है कि अमेरिका ने सही कहा, क्योंकि अफगानिस्तान को अगर रक्षा करनी है अपनी, अफगानिस्तान में अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो अफगानिस्तान के लोगों को लड़ना होगा, अफगानिस्तान के सैनिकों को लड़ना होगा। और सैनिक जब बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। अब देखो, भारत में क्या होगा? तो इसका इम्पैक्ट भारत में ये होगा कि भारत में शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी। जिस तरह से सीरिया संकट हुआ था यूरोप में, तो उसके बाद शरणार्थियों की समस्या बढ़ी थी यूरोप में सीरिया संकट के बाद यूरोप में शरणार्थियों की समस्या बढ़ी थी। उसी तरह से अफगानिस्तान संकट के बाद जो है भारत में शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी, शरणार्थी काफ़ी आएंगे। दिल्ली में कुछ स्पेशल अफगानिस्तान कॉलोनी है, अफगान कॉलोनी दिल्ली में आपको दिख जाएगा। तो ये समस्या भारत में क्रिएट होगी। और दूसरा, मैंने आतंकवाद पे ऊपर डिटेल से डिस्कस किया कि क्यों आतंकवाद की समस्या भारत में क्रिएट हुई। भारत में 1990 के दशक में जो आतंकवाद क्रिएट हुआ जम्मू कश्मीर में, उसमें बहुत हद तक तालिबान की भूमिका रही थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। चीन, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भारत में आतंकवाद फैलाएंगे। तीनों ही एक ही सोच के हैं, चीन भी, पाकिस्तान भी और तालिबान भी, और तीनों निश्चित तौर पर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करेंगे। तालिबान का हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा से अच्छा संबंध है, और ये दोनों नेटवर्क भारत विरोधी काम करते हैं। अब देखो, भारत को क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहला, कई सारे मैं एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ पिछले कई महीनों से, जितने भी राइटर है उसका एकमात्र कहना है कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहिए। 1996 से लेकर के 2001 तक जब तालिबान की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, तो हमने कोई संपर्क नहीं रखा था तालिबान के साथ, जिसका हमें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था। हमारे एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और उसे कंधार में उतारा गया था, और जिसके बदले हमें मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को छोड़ना पड़ा था। दूसरा है कि तालिबान को से बातचीत इसलिए करना चाहिए क्योंकि तालिबान कई सारे आतंकवादी संगठनों के नज़दीक है जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ आतंकवाद भारत में बढ़ सकता है, इसकी संभावना है। कई सारी रिपोर्ट ऐसा बता रही है। तालिबान अफगानिस्तान में आने से भारत में आतंकवाद बढ़ेगी। इसके लिए आतंकवाद को लेकर के एक विशेष रणनीति, विशेष टीम बनाए जाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये पॉइंट था इस एडिटोरियल में। एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे 2 मिशन हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पे कई बार हमने डिस्कस किया है कि भारत का जो सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व की जो खपत होती है आयात, किसी वस्तु के आयात करने में, वो होती है
तेल के आयात करने में, एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, यानी तेल के, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, इसके आयात करने में सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व की खपत होती है भारत सरकार को। लेकिन जो खाद्यान्न वस्तु का हम आयात करते हैं, जो खाने वाले वस्तु का आयात करते हैं, उसमें अगर किसी चीज़ में, किसी वस्तु के आयात करने में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की खपत होती है तो वो होती है खाद्यान्न तेल में। नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की खपत किस वस्तु के आयात करने में होती है, तो आप बोलो एनर्जी सेक्टर में होती है, पेट्रोल वगैरह में होती है। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि खाद्यान्न तेल के आयात करने में किस खाद्यान्न वस्तु के आयात करने में भारत की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की खपत होती है, तो वो तेल में होती है, खाद्यान्न तेल में होती है। तो इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 11,000 करोड़ की जो है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत किया था, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर में कृषि उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए, जो कृषि उपज होगा वहाँ पे उसकी खरीद को सुनिश्चित करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन की पुनरुद्धार के लिए सरकार 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। देखो यहाँ पे जो मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि ईडी जो होता है, ईडी दो कानून का उल्लंघन होता है तभी जाकर के एक्शन लेता है। एक तो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और दूसरा है फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दो एक्ट का उल्लंघन होगा तभी जाकर के ईडी एक्शन लेता है। IVF तकनीक को बेहतर बनाएगी नई तकनीक। IVF क्या होता है, मैंने इस पर आपको बताया था कि ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजर होता है। जैसे विकी डोनर में आपने देखा, विकी डोनर मूवी अगर आप देखोगे तो स्पर्म डोनेट किया जाता है, तो उसी तरह का IVF तकनीक होता है कि IVF तकनीक के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान को विकसित किया जाता है, और इसी तकनीक को डेवलप किया जाएगा भारत में। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। 2-3 दिन के लिए मैं एब्सेंट रहने वाला हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो वीडियो तो नहीं बनेगा 2-3 दिन के लिए। 23 के बाद मैं फिर से वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।